दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम जान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब जान इसलिए भी रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी समझ रहे हैं और जो भक्त सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। जहां टेलीग्राफ जैसा इंटरनेशनल एक अखबार जब छापता है राफेल के बारे में, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। और शर्म से झुकना भी चाहिए कि जब देश के उस प्रधानमंत्री की बात होती है जो ये कह के आता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसके बाद भी उन खाने वालों के साथ दलाली में शामिल हो जाता है जो राफेल की दलाली खाने में जरा भी शर्म नहीं करते। कहते हैं कि सरकार टू सरकार समझौता हुआ, लेकिन फिर दलाल अनिल अंबानी कहां से बीच में आ गया? अगर सरकारी कंपनी कोई बीच में आती तो समझ में आता था, लेकिन दलाल बनाकर के एक अनिल अंबानी को लेके आना और उसको पैसा, उसके द्वारा पैसा कम लगाया जाना, और जो कंपनी दे रही है हमें हवाई जहाज वो उसके पैसे, उसके हिस्से के पैसे अपने आप लगा रही है, तब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है दोस्तों? जब टेलीग्राफ में यह खबर छपती है तो क्या देश का जो है गुणगान हो रहा है, देश विश्वगुरु बन जाएगा? टेलीग्राफ में जो खबर छपती है उसमें साफ साफ लिखा जाता है, जज अपॉइंटेड इन फ्रांस टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट डील। क्या इस पर अर्णब गोस्वामी जवाब देगा? क्या अंजना ओम कश्यप इस पर जवाब देगी? चुप क्यों है गोदी मीडिया? इंडिया वांट्स टू नो हु इज द कल्प्रिट इन द करप्शन ऑफ हिज राफेल स्कैम। फ्रांस डेयर टू ऑर्डर व्हाट वी डिड नॉट। खबर छापता है टेलीग्राफ। आज जब टेलीग्राफ खबर छापता है तो अम्मा क्यों मर गई है इस मीडिया की, मैं ये समझना चाहता हूं और सोचना चाहता हूं कि मतलब जब देश का अपमान हो रहा है, 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, तब टेलीग्राफ पे जब ये न्यूज छपती है तो उसका काउंटर करने के लिए गोदी मीडिया सामने क्यों नहीं आता है? उसमें साफ लिखा जाता है, तथ्यों के साथ लिखा जाता है, उसमें सीधे से बोला जाता है कि कौन सी तारीख को कौन कौन कब कब कहां कहां गया। 26 मार्च 2015 का जिक्र होता है अनिल अंबानी की फोटो डाल करके। अप्रैल 8 2015 का जिक्र होता है विदेश मंत्री जयशंकर की फोटो डाल करके। अप्रैल 10 2015 का जिक्र होता है हमारे साहिब की दाढ़ी के साथ शानदार अजीम शान फोटो डाल करके। तब दोस्तों लगता है ये हो क्या रहा है? एक रिलायंस के पीछे, एक राफेल के पीछे देश की इतनी बदनामी। क्या ये वही राष्ट्रभक्त लोग हैं जो अपने आप राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो जेपीसी की इंक्वायरी से भाग रहे हैं? अगर इतने सारे आरोप लग रहे तो मेरा तो एक ही कहना है कि राम मंदिर की वकालत करने वाले लोग राम मंदिर की वकालत करने वाले लोग जो भगवान राम को अपना आराध्य बताते हैं, भगवान राम के मंदिर पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते होंगे ना? सुना तो होगा ये नाम, जिनका मंदिर आप बनवा रहे हो, जिसके मंदिर के चंदे में भी घोटाला कर लिया और अपने आप खुली चिट, मतलब क्लीन चिट भी दे दी। आपके द्वारा बनाई गई ट्रस्ट ने, चंपक राय वगैरह सब ने, ठीक है, उस पर कोई जांच नहीं हुई, ईडी आईडी का कोई छापा उस पर नहीं पड़ा, लेकिन चलिए भगवान राम की ही बात कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक धोबी को कहते हुए सुना था सीता माता के बारे में कि रावण के यहां रह के आई ये स्त्री, इसके चरित्र का क्या भरोसा। और हमारे राजा साहब उनको अपने घर पे रखे बैठे हैं, हमारे राजा राम। भगवान राम की ये आदत थी कि रात को घूमा करते थे भेष बदल करके। जब प्रजा से ये उन्होंने एक छोटी सी बात सुनी, उन्होंने सीता माता का परित्याग करने का निश्चय कर लिया और अगले दिन उनको वन गमन का आदेश दिया, केवल शासन के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, एक मर्यादा को कायम करने के लिए, राजा के धर्म को कायम करने के लिए। जब आज आरोप लग रहे हैं, धोबी नहीं लगा रहा, आप कांग्रेस को धोबी मान लीजिए, विपक्षी दलों को धोबी मान लीजिए, यदि आरोप लगा रहे हैं तो मेरा यह पूछना है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम करा सकते हैं तो भगवान विष्णु के 11वें अवतार मोदी जी जेपीसी की जांच क्यों नहीं करा सकते? राजधर्म है, निभाइए। राजधर्म तो आपने तब भी नहीं निभाया था जब आपको निभाना चाहिए था गुजरात में। तब आपको हम किस तरह से राष्ट्रभक्त मान लें,
किस तरह से राम भक्त मान लें, जरा ये तो बता दीजिए। मेरा ये सवाल भक्तों से भी है, क्या तैयार हैं प्रधानमंत्री? अगर भक्तों से ये सवाल करो तो भक्त जो हैं अगस्ता वेस्टलैंड 70 साल, 80 साल, 90 साल, अब एक मूर्ख हो, कांग्रेस में कमियां थी इसीलिए तो मोदी जी को लेके आए थे, अब की बात कीजिए ना। मतलब सवाल किए जाएं, सवालों के जवाब नहीं मिलते, देश की बदनामी होती रहे तो उनके ठेंगे पे, टेलीग्राफ में खबर छप जाए तो उनके ठेके पे, ठंगे पे, क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम से चुनाव जीत ले जाएंगे। जिला पंचायत चुनाव जीत गए तो 3 बटन खोल करके गले के बड़े तुर्राते हुए घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर भक्त। तो दोस्तों, इसका इलाज तो जनता करेगी। महंगाई और जो ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाद्य तेल महंगा हो रहा है, सारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो ये घाटा पूरा किया जा रहा है। जो घाटा करप्शन की भेंट चढ़ गया, जो राफेल डील में चला गया, जो 500 करोड़ का हवाई जहाज दुगनी तिगनी कीमत में खरीदा गया, तो वो पैसा तो जनता से निकालना है ना। तो सरकार उसका पैसा पेमेंट करेगी, तो जनता की तो गैस भी खत्म हो गई, जनता का पेट्रोल भी महंगा हो गया और सारी चीजें महंगाई हुई, जनता जाए भाड़ में और हमारे दोस्ताड़ में। तो दोस्तों, आप बताइए, आप क्या सोचते हो इस बारे में? हम तो बोल चुके कि मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती करा लिए राफेल के चक्कर में। आप क्या सोचते हो दोस्तों? भक्तों से भी सवाल पूछ लेना। आप सोच रहे होंगे किसकी बारे में बात कर रहा हूं। बात तो चल रही है भैया एक ही चीज की, एक ही सौदे की, एक ही बेईमानी की, एक ही भ्रष्टाचार की, जिसका नाम है राफेल का सौदा। राफेल के सौदे पर जहां एक तरफ बहस फ्रांस में चल निकली है, हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर छिड़ चुकी है, गोदी मीडिया के मुंह पर ताला पड़ गया है, लकवा मार गया है सरकार को, सरकार के कारिंदों को, सरकार के उन सारे मंत्रियों को जो इस बारे में बात भी करना पसंद नहीं कर रहे। तब दोस्तों, बात कौन कर रहा है, किस लिए बात कर रहा है? दोस्तों, राफेल का घोटाला हुआ, जिस पर भक्तों का एक सीधी सी बात होती है, बड़े गलत आर्गुमेंट होते हैं। कुछ भक्त बोलते हैं कि राफेल की डील तो 2014 में कैंसिल हो गई थी, मोदी जी आए तो उसके बाद वो डील हुई। लेकिन साहब, ऐसे कोई मतलब उनसे पूछो कि भैया जरा सा सबूत दे दो, तो सबूत नहीं मिलते। मतलब मिथ्या बातों को और प्रोपेगंडास को वो चलाते हैं, और सही सवाल पूछ लो तो भक्तों की आत्मा मतलब किलस जाती हैं। ऐसे किलसने को मैं क्या कहूं, ऐसे भक्तों को मैं देशद्रोही ना कहूं तो क्या कहूं। वो एक आम हिंदुस्तानी, आम भारतवासी होने के नाते उस सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते जो सरकार उनके टैक्स के पैसों के साथ धोखा कर रही है, हिंदुस्तान की जनता के साथ धोखा कर रही है। जिस सरकार ने जनता के पैसे के टैक्स को एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हो, पीएम केयर के फंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हो, और देश में महंगाई को बढ़ा दिया हो, पेट्रोल के थ्रू उन सारी नुकसानों की भरपाई कर रही जो सरकार, जिनको भ्रष्टाचारी लोगों ने अपने पंजे के नीचे दबा लिया हो। इस बीच स्विस बैंकों में काला धन बढ़ गया हो, उसके बाद भी भक्तों की आंखें नहीं खुलती। वो उसे समझते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र रहे तो रहे, बाकी सब जाए भाड़ में, उनके बच्चे भूखे मरें तो मरें, बाकी देश जाए भाड़ में। समझ में नहीं आता कि किस तरह की चीजें ये लोग बोलते हैं, या इनको 5-5 या 10-10 रुपए देकर के बोलने के लिए स्पेस में या सोशल मीडिया में छोड़ दिया जाता है, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के। जिनको ये नहीं पता कि धारा 370 का असली मतलब क्या है, वो कश्मीर पर बात करने चले आते हैं। भाई 370 का तो मतलब समझ जाइए, उनको भी नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो तो बस आ गए थे क्योंकि उनके बुजुर्ग नेताओं ने बड़े ताब में बोल दिया था। भाई जब भी चुनाव आते हैं पाकिस्तान पे निशाना होता है, चीन पे निशाना क्यों नहीं होता? कभी चीन के व्यापार के बारे में भी बात कर लेते। लेकिन जो आज नाम रोशन हो रहा है, मैं विषय पे लौट करके आता हूं। मैं थोड़ा सा विषय भटक गया था, लेकिन विषय उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।